बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63, क्लास 9th चैप्टर 1। इससे मुतालिक हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं और आज हम लोग पहुंचे हैं एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग जो काम करेंगे उसका ताल्लुक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से है। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकली तो हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरह के तरीके हम लोग 8th क्लास तक यूज करते रहे। अब 9th क्लास के अंदर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इनको हम लोग मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। और मैट्रिसेस के थ्रू इनको सॉल्व करने के कई एक तरीके हैं, जिसमें इस 9th क्लास के अंदर जो कोर्स को महदूद किया गया वो 2 तरीकों तक महदूद किया गया। पहला तरीका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू है और दूसरा तरीका क्रैमर्स रूल है। तो ये जो क्रैमर्स रूल है ये स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर के नाम से मंसूब किया गया है, क्योंकि ये तरीका क्रैमर ने इजाद किया था और काफ़ी मुफीद तरीका है। तो आज हम लोग लेक्चर का स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट नंबर 1 से। इस सवाल के अंदर पूरा सवाल मैं बोर्ड पे लिखने से कासिर हूँ जगह की वजह से, तो पूरे सवाल में यही कहा है कि यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और नीचे उसने मेंशन किया कि 2 तरीकों से सॉल्व करना है। पहला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास है क्रैमर्स रूल। अब आज का जो हम दिन गुजार रहे हैं कोशिश करेंगे कि दोनों तरीकों का इंट्रोडक्शन किया जाए, नहीं तो कम से कम एक तरीके से। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट है, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जितना इसको हम लोग सीख सकें। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है या क्रैमर्स रूल है, दोनों के लिए स्टार्टिंग एक हद तक तो एक जैसी होगी। तो सॉल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है, यहीं पे मैंने वर्ड सॉल्यूशन लिख दिया। अब इन गिवन इक्वेशंस को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इट कैन बी रिटन एज। इन इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते वक्त आपने जिस चीज की एहतियात करनी है वो ये है कि सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट की तरतीब चेक करनी है। जैसा कि पहली इक्वेशन में पहला x है, उसके बाद सेकेंड टर्म y है और इक्वल के दूसरी तरफ कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल इसी तरतीब के साथ है और होना भी यही चाहिए कि जब आप इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे तो सबसे पहले आपने इनकी तरतीब चेक करनी है। और तरतीब में पहले आपने x रखना है, फिर y रखना है और उसके बाद इक्वल के दूसरी तरफ आपने कांस्टेंट रखना है और उसके बाद इन इक्वेशंस को आप लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स उनकी निशानियों के साथ लिखने हैं और निशानी अगर पॉजिटिव है तो जाहिर है फिर उसको स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट लिखे हैं, दूसरे कॉलम में आप y के कोफिशिएंट लिखेंगे और इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। जगह के लिहाज से मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं तो मैं इसके नाम जबानी बताऊंगा, उसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पर हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स के अंदर आपने इस इक्वेशंस के या इन इक्वेशंस के वेरिएबल लिखने हैं। फिर आप इक्वल के निशान के साथ इक्वल की दूसरी साइड पे लिखे गए नंबर्स वो लिखने हैं। और अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद मैट्रिक्स को इक्वेट करें तो हमें ये वापस इक्वेशंस भी मिल जाती हैं। मैथ्स हमेशा 2 वे है। अगर आप इस स्टेप से इस पर आ सकते हैं तो यकीन करें कि आप यहां से वापस भी जा सकते हैं। मैथ हमेशा 2 वे रहता है। नेक्स्ट स्टेप, अब इन मैट्रिसेस के मखसूस नाम है। इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स भी कहा जाता है या कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह दें आप। इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स या वेरिएबल मैट्रिक्स आप कह दें।
और इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स कह दें या कांस्टेंट्स मैट्रिक्स कह दें। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको जो आगे चलाना है तो थोड़ी सी इसके अंदर हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं ताकि इस सवाल को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से सपोज कर सकते हैं और ये सपोजिशन आप पेपर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रेजेंटेशन के लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग कोशिश कर रहा हूं कि मेंशन कर सकूं। सपोज मैं ये कर रहा हूं कि इस पहले मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रख दिया, इस दूसरे मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स ऑफ अननोन है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, इसका नाम मैंने कैपिटल एक्स रख दिया, और ये जो तीसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, इसका नाम मैंने बी रख दिया। और ये जो लेबलिंग ए एक्स या बी वगैरह मैंने की है, ये आप अपनी मर्जी का कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं। मैंने ये जस्ट इसलिए रख दिए हैं कि मोस्टली बुक्स के अंदर या रूटीन के अंदर यही नाम लिखे जाते हैं तो हम भी यही रख देते हैं, वरना आप जिस अल्फाबेट से चाहें, लेकिन मैट्रिक्स का नाम हमेशा याद रखें कि कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। अगर अब मैं इनकी सपोजिशन के बाद आगे बात करूं तो इस मैट्रिक्स को मैंने ए कहा, इस मैट्रिक्स को मैंने एक्स कहा और इस मैट्रिक्स को मैंने कांस्टेंट कहा। तो मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को अब थोड़ा अरेंज करके इस तरह लिख सकता हूं। इस मैट्रिक्स की जगह इसका नाम रख दिया, इसका नाम मैंने ए लिखा। इस मैट्रिक्स की जगह मैंने इसका नाम लिख दिया और इक्वल के इस तरफ मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन अल्फाबेट्स में बन गई, ax इज इक्वल टू बी। याद रहे कि हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि उसमें मौजूद तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाली जाएं। तो इस इक्वेशंस को या इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि इसमें जो x और y यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यूज निकालें। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग पहुंच चुके ax इज इक्वल टू b पर, और हमें ये x मैट्रिक्स या ये वाले x और y कंपोनेंट्स यानी ये हमारा अननोन है, इस अननोन को फाइंड करना है। रूटीन की तरतीब यही है कि अननोन के साथ जो भी एक्स्ट्रा होता है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लिखते हैं। यहाँ पर लिखने का तरीका जो होगा वो थोड़ा सा मुलायजा कर लें कि ax इज इक्वल टू बी जो है, इसमें से अगर मैं a को यहाँ से खत्म करता हूँ तो खत्म करने का तरीका क्या होगा। अगर मेरे पास लिखा है ax इज इक्वल टू बी, ये रफ वर्क में आपको समझा रहा हूँ, मुझे यहाँ से a खत्म करना है तो मैं दोनों तरफ a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पर लगाई जाएगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बेस पे ये ए जब इनवर्स को जब मैं ब्रैकेट के अंदर शामिल करूंगा तो ये एक्स बाहर लिखा जाएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत मैंने लिखा। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ या इनवर्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आता है, तो इसलिए यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिख दिया A इनवर्स इंटू बी। और अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आंसर आता है। तो ये मेरे पास फाइनल सिचुएशन बनती है। अगर मैं A को इस तरफ से x के साथ से रिमूव करता हूं या हटाता हूं तो इस पूरे प्रोसेस के बाद A जो है वो B के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर इनवर्स की शक्ल में आएगा। इसी बात को मैं दूसरी तरह से भी समझा दूं। अगर मेरे पास x इंटू ए होता और मुझे यहां से a को रिमूव करना है तो मैं यहां भी दोनों तरफ a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता। अब थोड़ा सा यहाँ पर फर्क समझ लें। यहाँ पर a जो है x के लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है तो मुझे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर a जो है वो x के राइट साइड से पे मौजूद है तो मुझे राइट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। मजबूरी सिर्फ ये है कि मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, तो आप जिस साइड से कैंसिल करना चाहते हैं उसी साइड से इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे भी पाबंद है।
तो जैसा कि पहले अर्ज किया, इसको अंदर शामिल करूंगा, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बनेंगे और x को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास b इंटू ए इनवर्स। अब जो काबिल गौर बात है वो यही है और याद रखने वाली चीज है कि अगर आप a को रिमूव करते हैं और वो a जो है वो x के लेफ्ट साइड पर है तो फाइनली वो b के भी लेफ्ट साइड पर आएगा, और अगर आप a को खत्म करते हैं और वो x के राइट साइड पर है तो यहाँ पर भी राइट साइड पर आएगा। और अगर वो लेफ्ट पर हो और हम उसको राइट पर लिखकर सवाल हल कर दें, सवाल तो हल हो जाएगा लेकिन जो आंसर आएगा x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, वो वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। तो आखिरी मर्तबा अगर लेफ्ट पर है तो लेफ्ट पर लिखकर सॉल्व करें, आंसर सेटिस्फाइड होगा। अगर राइट पर है तो राइट पर इनवर्स लिख के सॉल्व करें, आंसर सेटिस्फाइड होगा। लेफ्ट पर हो और आप राइट पर लिख दें, आंसर कोई ना कोई आ तो जाएगा लेकिन वो आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और ये जितना प्रोसेस है ये सारे का सारा रफ है आपको समझाने के लिए। तो अब अगले स्टेप के ऊपर मैं इस सारे को मिटा देता हूं और जो हमने अभी समझा उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर इस a को इस तरफ लाएंगे। तो जैसा कि कहा कि ये x के लेफ्ट पर है तो यहाँ पर भी लेफ्ट पर ही लिखा जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब उसके बाद मुझे a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स का रास्ता हम सबको क्लियर है, पिछली एक्सरसाइजेज में किया। a इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू a मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ a, बेशक इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहें मैट्रिक्स में लिख दें, मल्टीप्लाइड b। उसके बाद यहां से इनकी वैल्यूज को यूज करना है। x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट के लिए हमने पहले भी पढ़ा, ये a पोजीशन है, ये b पोजीशन है, ये c पोजीशन और ये d पोजीशन। और डिटर्मिनेंट के लिए हम जानते हैं कि a को d से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, हमेशा बीच में माइनस आता है। फिर इस b पोजीशन को इस c पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो AD माइनस BC, ये हमने डिटर्मिनेंट का फार्मूला। साथ में यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट हमें मालूम है कि एडजॉइंट के लिए इस A और D पोजीशन की जगह चेंज करते हैं। एलिमेंट एक जैसे हैं, जगह चेंज करें ना करें कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की साइंस चेंज होंगी, तो -2 प्लस का हो जाएगा और +3 जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से दोबारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट मल्टीप्लाइड बाय b। अब यहां से हम देखें तो b का मैट्रिक्स हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है 4 6। फाइनल करते हैं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6। इस तरफ इस मैट्रिक्स का आर्डर 2 क्रॉस 2 है, जबकि इस मैट्रिक्स का आर्डर 2 क्रॉस 1 है। ये सेंट्रल पोर्शन हमें बता रहा है कि ये एक जैसा है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है और रिजल्टेंट का आर्डर 2 क्रॉस 1 होगा। तो ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की, तो बहरहाल एक दफा फिर से ही अब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे आते हैं। और वो भी हमें मालूम है कि पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 2 4 दा 8 और प्लस प्लस ये प्लस का होगा। अगेन सेकंड एलिमेंट के साथ, तो प्लस 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 2 6 दा 12। देन ये सेकंड रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी विद कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट, माइनस प्लस माइनस 3 4 दा 12 और प्लस 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 2 6 दा 12। मजीद यहीं पे आगे लिख देता हूँ 1 अपॉन 10 बनेगा और यहाँ से इन दोनों की एडिशन 20, और ये इनकी निशानियां या साइन मुख्तलिफ है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 12 माइनस 12 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे x, इस x की जगह बेशक अब आप इसका मैट्रिक्स मेंशन कर दें, x y इज इक्वल टू, और इस 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 0। फाइनली 10 1 दा 10 10 2 दा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 1/10 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा।
अब आपके सामने अगर हम इन मैट्रिसेस को इक्वेट करें तो x बराबर होगा 2k और y बराबर होगा 0k। ये हमारे पास इन इक्वेशंस का आंसर है। अब इस आंसर को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो x और y की वैल्यू को इन इक्वेशंस में 1 बाय 1 पुट कर दें और आंसर सेटिस्फाइड हो तो आप समझ जाएं कि आपका आंसर सही है, और अगर ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो आपका आंसर गलत है। अब इसका आंसर ना आना, इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात डिपेंड करती है इस डिटर्मिनेंट पर। अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर ऐसी कोई x और y की वैल्यूज हमारे पास नहीं होंगी जो इनको सेटिस्फाइड करें। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो ये आंसर आएगा, और आंसर अगर आपने सवाल की कैलकुलेशन दुरुस्त की है तो वो आंसर जो भी आएगा यानी x और y की जो भी वैल्यूज होंगी वो लाजमी इस सारे को सेटिस्फाइड करेंगी। तो ये जो मेथड हमारे पास है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। और इस इनवर्जन मेथड का तरीका आखिरी मरतबा रिपीट करता हूं कि सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और उसके लिए मैंने कहा कि आप इक्वेशंस को अरेंज करें, पहले x फिर y, दूसरी तरफ कांस्टेंट आ जाए। उसके बाद उनको मैट्रिक्स फॉर्म में तो पहले x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल भी वर्टिकली लिखने हैं, पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल और इक्वल के इस तरफ कांस्टेंट्स। फिर अपनी आसानी के लिए हमने इनकी लेबलिंग कर दी, इनको नाम दे दिए, एक को a कहा, एक को b कहा और एक को x कह दिया, और फिर इनकी फॉर्म के मुताबिक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई। फिर वहां से a को रिमूव किया, a को किस तरफ लिखना है वो बात मैं डिटेल से बता चुका। उसके बाद a इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, और उनको फाइंड करके ये कैलकुलेशन आपके सामने है। ये हमारे पास है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। इसमें मैं यहाँ पे रफ में अपनी आसानी के लिए यादाश्त के लिए लिख लेते हैं, x का आंसर 2 आया, y का आंसर 0 आया। अब हम इसी सवाल को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो क्रैमर्स रूल्स के साथ सॉल्व करते वक्त हमें क्या कुछ करना होगा वो जरा देख लें। तो क्रैमर्स रूल के लिहाज से आपने अगर आना है तो हम लोग इस स्टेप तक इसी तरह रहेंगे, यानी सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे बताया वैसे अरेंज करके लिख दें। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म के बाद अब यहाँ पर a की लेबलिंग करना लाजमी है, x और b अगर आप इग्नोर भी कर दें तो यहाँ इसका कोई हर्ज नहीं है, x और b को इग्नोर भी किया जा सकता है। अब इसके बाद क्रैमर्स रूल के अंदर जो हम लोग यूज करेंगे रास्ता, उसको मजीद समझे x और y फाइंड करने के लिए। अब आप यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स अपनी तरफ से सपोज करेंगे ax के नाम से। a कैपिटल लिखना है, x स्मॉल लिखना है, और x को a के सबस्क्रिप्ट में बिल्कुल उसकी बेस में लिखना है ax। ये मैट्रिक्स बनेगा कैसे? इस मैट्रिक्स में हमने करना क्या होगा, यहाँ जैसा कि x है, x की बेस पर इस a के अंदर से ये जो x वाले एलिमेंट है, इन x के लिहाज से x वाले कोफिशिएंट्स, x वाले एलिमेंट्स रिमूव कर दें, और उस x के एलिमेंट्स की जगह पर ये b वाले कांस्टेंट एलिमेंट्स फिक्स कर दें, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 और 6। ये b की एंट्रीज हैं, इस b की एंट्रीज को मैंने x की एंट्रीज की जगह लिख दिया। याद रखें कि ऐसा करते वक्त y की एंट्रीज सेम रखेंगे। ये मैंने एक नया मैट्रिक्स बना दिया, ax मैट्रिक्स। अगले स्टेप पे मैं इस ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूं डिटर्मिनेंट के लिए। 4 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, a पोजीशन, b के साथ ad माइनस bc, तो ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा इस 6 के साथ। फाइनली 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12। तो ax का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 20। फिर मैं यहां फाइंड करूंगा, एक और मैट्रिक्स बना रहा हूं, उस मैट्रिक्स का नाम मैं रख रहा हूं ay मैट्रिक्स बनाते वक्त बिल्कुल इसी रास्ते को इख्तियार करेंगे जैसा कि ax मैट्रिक्स बनाते वक्त हमने x की एंट्रीज को रिमूव किया था। ay मैट्रिक्स बनाते वक्त आप y की एंट्रीज को रिमूव कर देंगे
और जब हम y की एंट्रीज रिमूव करेंगे तो y की एंट्रीज की जगह अब ये b वाली एंट्रीज आपने अब y की जगह यूज करनी है, और ये जो x की एंट्रीज है ये अपनी जगह पर सेम रहेंगी। x को सेम रखा, y रिमूव कर दिया, और y की जगह पर ये जो कांस्टेंट या b की एंट्रीज है वो रख दी। अब इससे आगे मैं लिख देता हूं। इसके बाद मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं। डिटर्मिनेंट के लिए 2 मल्टीप्लाइड होगा 6 के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और ये रिजल्ट आ जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 0। लेकिन इन दो पार्ट्स के करने से पहले जो काम हमने करना है वो ये करना है कि यहाँ पर हम लोग इन दो पार्ट से पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। जैसा कि मैंने कहा था कि इन दो मैट्रिक्स के लिखने का हमें कोई एडवांटेज नहीं है, तो बेशक ना लिखे। ये एक्स डी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स मैंने रिमूव कर दिए, और मैं यहाँ से ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, जो कि हमने पहले भी पिछले पार्ट में निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए पोजीशन वाला डी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी पोजीशन वाला इस सी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। फाइनली 4 प्लस 6 टोटल इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस पार्ट में मैं क्योंकि उस तरफ था तो उधर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। आपने हमेशा क्रैमर्स रूल के तहत सवाल को करते वक्त आपने हमेशा पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर ये नॉन जीरो आए तो आप लिखेंगे कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल, और अगर ये जीरो आ जाए तो हम यहीं से बता देंगे कि सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो क्रैमर्स रूल में आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, वहां से सिर्फ ए को सपोज करें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, ए का डिटर्मिनेंट लें। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट या सॉल्यूशन इज पॉसिबल। देन आप ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, जिस तरीके से समझाया आपको, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और उसके बाद अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्स की वैल्यू का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे सामने ऊपर 20 है और ए का डिटर्मिनेंट 10 है। 10 1 दा 10, 10 2, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। इसी सेम पैटर्न से y की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऊपर लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए वाई की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 10 है। एनी नंबर अपॉन 0 अपॉन एनी नंबर, नॉन जीरो नंबर कोई भी लिखे 0 के नीचे, आंसर 0। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। और यहाँ मैंने याददाश्त के लिए लिखा हुआ था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी x और y का आंसर सेम आ रहा है। तो क्रैमर्स रूल इन्वर्जन मेथड के मुकाबले में स्टूडेंट इसको थोड़ा आसान समझते हैं। बाकी हर एक की अपनी चॉइस है, जिसको जो रास्ता आसान लगे। हायर क्लासेस के अंदर आप और भी बहुत सारे मेथड्स समझेंगे। तो यहाँ आपके सामने हमने इनको जो सॉल्व किया, उसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें सब में ऐसा ही काम हम लोगों ने करना है, इसी सेम पैटर्न से हम लोगों ने चलाना है। याद रहे कि बस जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए उसका सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है। मैं इसमें एक पार्ट और कोई देख लेता हूं जिसमें थोड़ा सा चीजों को हम लोग अरेंज कर लें, और उसके बाद जिस हद तक मुमकिन हो सके हम इस लेक्चर में उसको करके देखें। तो इसमें ये ऑलमोस्ट सारे ही अरेंज्ड हैं। पार्ट नंबर 5 को देख लें। 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7।
तो इसको हम लोग सबसे पहला जो इन्वर्जन मेथड है उसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके सामने जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया उसके तहत चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने x के कोफिशिएंट लिखने हैं, वो के हैं 6 3 माइनस 6। देन y के कोफिशिएंट, तो y का ये माइनस इसके साथ लिखा जाएगा, और 4 का प्लस आप लिखना चाहें तो लिखें, लेकिन जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट में 4 और 7 आ जाए। अब उसके बाद अगर हम इसमें सपोजिशन पर आ जाएं तो एलिमेंट्स को सपोज करते हैं। ए मैट्रिक्स यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है 3 माइनस 6 माइनस 2 4। एक्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन, वो आ रहा है एक्स एंड वाई। और बी मैट्रिक्स इसमें हमारे पास जो बन रहा है वो है 4 एंड 7। अगले स्टेप पे चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है या क्रैमर्स रूल करना है, सबसे पहला काम ए का डिटर्मिनेंट। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ए डी माइनस बी सी माइनस 2 और माइनस का 6। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो हम लोग इसमें फर्दर कैलकुलेशन चेक करते हैं, 3 4 12 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 माइनस 12, तो इसका आंसर आ रहा है 0। तो हम यहां पर कह देंगे कि डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो एक केस मैंने आपके सामने वो किया कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, और एक केस वो किया कि जिसमें डिटर्मिनेंट आया, और उसको हमने दोनों तरीकों से सॉल्व किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, दोनों तरीकों से सॉल्व किया है। तो एक केस हमारे सामने डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप आगे नहीं जाएंगे, आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करें या क्रैमर्स रूल करें, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें और उसके बाद इन तरीकों पे चले जाएं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इससे अगले सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिनको हम लोग उर्फे आम में वर्ड्स प्रॉब्लम कहते हैं। और उन वर्ड्स प्रॉब्लम को हम लोग मैथ की लैंग्वेज में यानी इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर उससे आगे हम लोग उनको भी इन्हीं 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत। इस सारे लेक्चर में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने कमेंट्स में और फीडबैक में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।